भारतीय शास्त्रीय संगीत की अपनी एक विशिष्ट परंपरा रही है और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कई ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपनी साधना के बूते पर, साधना के बल पर इस गायकी को, इस संगीत को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंचाया है और विश्व पटल पर एक अमिट छाप छोड़ी है। कई घराने प्रसिद्ध हैं शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। ग्वालियर घराना है, कई तरह की शैलियाँ हैं, उन्हीं में से एक है और बहुत प्राचीनतम शैली कही जाती है पलुस्कर शैली। ऐसी ग्वालियर घराने की बात करें और पलुस्कर शैली की बात करें और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बात करें, ध्रुपद गायकी की बात करें, तो एक बहुत ही सम्मान के साथ नाम लिया जाता है आचार्य पंडित श्री विद्याधर जी व्यास का। आज हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है उनसे चर्चा करने का, तो हम सीधे उनसे ही मुखातिब होते हैं और ये जानते हैं कि आचार्य पंडित श्री विद्याधर जी व्यास जो इतना बड़ा आज नाम है, ये संगीत की यात्रा उन्होंने कैसे इसकी शुरुआत हुई है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार और धन्यवाद। पंडित जी, कैसे शुरुआत रही है शास्त्रीय संगीत के अंदर आना और इसी को अपना जीवन समर्पित कर देना? वैसे मेरा सौभाग्य ये रहा है, परम सौभाग्य ये रहा है कि मेरा जन्म संगीतज्ञों के परिवार में हुआ। ये मेरा परम सौभाग्य रहा। मेरे पिताजी पंडित नारायण राव व्यास, गायनाचार्य पंडित नारायण राव व्यास, मेरे पिताजी संगीत महर्षि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के प्रमुख शिष्यों में थे और वे मेरे न केवल पिताजी, मेरे गुरु भी वही रहे हैं। और घर में संगीत का वातावरण, मेरे चाचा जी, पिताजी के बड़े भाई पंडित शंकर राव व्यास, वो बहुत ही ऊंचे दर्जे के संगीतकार यानी म्यूज़िक डायरेक्टर, कंपोज़र, संगीत रचनाकार, उनको आधुनिक सदारंग ये पदवी भी मिली थी। वो दोनों मतलब व्यास बंधु, शंकर राव जी व्यास, नारायण राव जी व्यास, दोनों ही पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य, और दोनों ने मिलकर संगीत संस्था भी स्थापित की, व्यास संगीत विद्यालय। तो इसी तरह से घर में संगीत का ही वातावरण सब चल रहा था और इसी वातावरण में मेरा जन्म हुआ। यह मेरा सौभाग्य है, परम सौभाग्य। तो संगीत एक ऐसी एक कला है, विद्या है, जिसे श्रवण विद्या कहा जाता है, श्रवण कला, श्रवण विद्या कहा जाता है, जिससे सुनना ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये संगीत के, शास्त्रीय संगीत के संस्कार मुझे जन्म से ही मेरे घर में मिले और संगीत पूरे वातावरण में था और संगीत के संस्कार होते थे। विद्यार्थी घर में आते थे, पिताजी उनको सिखाते थे, रागदारी चल रही है, बड़े ख्याल, छोटे ख्याल सब चल रहे हैं, विस्तार चल रहा है, आलाप सब चल रहा है और छोटेपन से ये संस्कार मेरे मन पे होते रहे हैं। अब कल्पना करिए, साथ में स्कूली शिक्षा भी चल रही है, वो जो ज़रूरी है। अब ये कल्पना करिए, एक छोटा बच्चा, 10-12 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है और ये सिलसिला मतलब मेरे स्कूल में, कॉलेज में मतलब चलता ही रहा। मतलब बच्चा स्कूल जा रहा है और जिस समय सवेरे के समय 9 बजे से कक्षाएँ, क्लासेस शुरू होते थे और मेरा स्कूल जाने का समय 10:30, 11:45 ये होता था। तो वो सब चल रहा है, 10:30, 11:45 बजे स्कूल में जा रहे हैं, वो बस्ता लेकर जा रहे हैं स्कूल में। दिमाग में चल रहा है, क्या चल रहा है? वही जो राग चल रहा होता है और वो दिमाग में चल रहा है, उसको गुनगुनाते गुनगुनाते हम स्कूल जा रहे हैं। अब करिए, छोटा बच्चा गुनगुना रहा है, क्या गुनगुना रहा है? मारे डर जाओ जी, देसी का बड़ा ख्याल गुनगुना रहे हैं और जा रहे हैं। अब ये क्या देसी है, क्या ख्याल है, बड़ा ख्याल, उसके क्या स्वर, क्या कुछ भी मालूम नहीं, सिर्फ गुनगुना। लेकिन वो एक धुन जो है, वो तर्ज जो है, वो धुन जो है, वो और स्वर जो दिमाग में इस तरह चलते रहे, छाए रहे हैं कि उनको गुनगुनाते गुनगुनाते चले। उसके बारे में मालूमात कुछ भी नहीं है, लेकिन वो चलता रहे, श्रवण संस्कार। आगे चल के जब मैंने निर्णय किया कि मुझे संगीत ही करना है, संगीत में ही मुझे करियर करनी है, उसी को लेकर आगे बढ़ना है, और बाकायदा गुरु शिष्य परंपरा में उसकी तालीम के साथ, उसकी सख्ती के साथ, उसके डिसिप्लिन के साथ जब मेरी शिक्षा शुरू हुई और इस तरह से एक एक राग की बाकायदा साधना ये करना, ये सब सिलसिला शुरू हुआ, तब पता चलने लगा ये तो समय आता है हमें, लेकिन उसका अर्थ क्या है, कैसा है, कैसे आगे चल। मेरा रास्ता आसान हो गया, क्योंकि ये सब मैंने सुने हुए हैं, गा भी रहे हैं बिना समझे हुए, लेकिन उसकी समझ अब आ रही है, अब जा रही है, उसको समझ के मैंने उसमें गा रहा हूँ।
तो ये मेरी संगीत शिक्षा आसान हो गई है। ये कृपा है, गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा। जिस तरह इसे लगता है, अब जाके लगता है कि ये शायद मेरी यही थी, क्या कहते हैं, डेस्टिनी। ये विधाता ने ऐसा ही कुछ मेरे लिए सोच रखा था कि चलो जिसमें से घर में इसी को ये करता रहेगा और इसी को आगे बढ़ेगा। मेरी यात्रा में मेरे गुरु, संगीत गुरु तो मेरे पिताजी रहे, लेकिन जिन जिन मेरे अन्य गुरुओं ने मुझे नज़र दी, दृष्टि दी, क्योंकि मेरी इधर की स्कूल कॉलेज वगैरह ये शिक्षा, मैं एमए हूँ सोशियोलॉजी विषय में, एमए किया है, लेकिन सारे आर्ट्स के ही सब्जेक्ट्स लिए हैं। वैसे ग्रेजुएशन में मेरा इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस वगैरह था, लेकिन जब मैंने ये निश्चय किया कि मुझे संगीत ही करना है और इधर से आगे थोड़ा सा बढ़ ही रहे थे, हम अच्छे नंबर से पास हो रहे थे, सब ये हो रहा, तो मैंने सोचा कि संगीत के साथ जुड़ने वाला ऐसा कोई विषय, अनफॉर्चुनेटली वहाँ उस समय मुंबई विश्वविद्यालय में संगीत विषय था ही नहीं, और किसी भी जगह संगीत की कोई प्रावधान नहीं था। संगीत विषय बाकायदा यूनिवर्सिटी या इस तरह के इसमें पढ़ने की कोई प्रावधान नहीं था। एक रास्ता था संगीत में डिग्रियाँ वगैरह, वही गंधर्व महाविद्यालय की वो डिग्रियाँ, उनकी उपाधियाँ, और उसी पे से वो भी चलते रहे। लेकिन इधर यहाँ पर एकेडमिक वो चलता रहा। सोशियोलॉजी विषय लिया, सोशियोलॉजी में मेरे वहाँ भी मेरा भाग्य, ऐसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और ऐसे शिक्षक मिले, डॉक्टर AR देसाई, जो खुद संगीत के जानकार थे। उनके घर में संगीत चल रहा था। उनके पिताजी गुजराती साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार थे। पंडित ओंकार नाथ जी ठाकुर का उनके घर में आना जाना, ये सारे थे। उनको बड़ा अच्छा लगा कि मैंने इस विषय में प्रवेश लिया। तो मुझे संगीत को सोशियोलॉजिकल नज़र से देखने की ये दृष्टि उन्होंने दी, इस तरह की ये दृष्टि दी, ताकि मुझे लगा कि हाँ, ये भी इसका भी अभ्यास हो सकता है। संगीत केवल मात्र बस गाना सीखना और मंच पे प्रस्तुति करना यहाँ तक सीमित नहीं, उसके विषय के कितने अलग अलग जैसे है आयाम है, उनको भी वो उतने ही महत्व के आयाम है। संगीत को समझने के लिए हमारा संगीत आखिर है क्या, उसकी परंपरा है क्या, उसकी जो धारा चल रही है वो है क्या, किस तरह की धरोहर हमारी है, कहाँ से चला है। साम वेद है और वेद खाली सारी ऋचाएँ वगैरह, उनके गाने का तरीका साम वेद के है। उसके शुरुआत के स्वर कैसे आगे यात्रा चली है हमारी, और हमारी ये जो एक धरोहर कैसे बनी है, परंपरा कैसे बनी है, और फिर आगे इसका स्वरूप क्या है, कहाँ कहाँ से चलते हैं, किस किस दौर से गुजरे हैं, मध्यकाल में, आगे आने वाले काल में संगीत की स्थितियाँ कैसे रही है, कौन कौन से प्रभाव उसमें शामिल हो गए। बाप रे बाप, बहुत ही ऐसा करते पूरा और करते जाओ तो ऐसी ऐसी एक एक बात सामने आती है, एक जैसे रिविलेशन होता है, अरे ये कितनी सच्चाई है। और ये सारी ऐतिहासिक सच्ची बातें जो घटना घटी है, जिन्होंने हमारी परंपरा को योगदान दिया है, तो ऐसे अचंभित होते हैं कि क्या है। जैसे हम है, आप है, हमारे पुरखों के बारे में, हमारे इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, वहाँ से वो जो शाश्वत मूल्य जो कहते हैं वो चले आ रहे हैं, वो क्या है, कौन से उनका परिचय होता है, कितना अच्छा लगता है। एक ज्ञान आता है कि हम कौन है, अभी है क्या हमारे इसमें, वो एक आत्मविश्वास सा आ जाता है, एक अभिमान सा आ जाता है, एक अभिमान सा आ जाता है। वैसे ही संकेत परंपरा की अभिमान सा आ गया कि इसके हम सेवक हैं और इसको हम किए जा रहे हैं, इसको सींच रहे हैं, इसको पोषित करें, वो अभिमान सा। पंडित जी, जैसे आपने गायन को चुना, परिवार में जैसे आपने चाचा जी जो थे वो संगीत सिखाते थे, बजाते, मतलब धुन बनाना, अरे पिताजी का गाना, आपने गायन को ही चुना, तो क्या गायन कठिन है या वादन कठिन है, या आपकी रुचि शुरू से ही गायन में रही? ये नेचुरल, मतलब ये नेचुरल सिलेक्शन को या नेचुरल ये है। एक बात ये भी है, हमारा जो संगीत है, भारतीय संगीत मूल रूप में गायन है, मूल रूप में गायन है। हमारी सारी वाद्य विधाएं हैं वो गायन का अनुकरण करती है। हमारे यहाँ जैसे वाद्य है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से तंतु वाद्य देखिए, सितार वगैरह, गज वाद्य है, फूंक वाद्य है, सुशिर वाद्य, ये सारे अलग अलग वाद्य है। इनका अलग अलग संगीत नहीं है जैसे विदेशों में है, म्यूजिक मेड फॉर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक फॉर, इस तरह हमारा नहीं है। हमारे सितारों में वही राग बजते हैं जो गाने में गाए जाते हैं।
बल्कि मैं कह रहा हूँ कि गाने में जो राग गाए जाते हैं, गायकी और ये सारी हमारी क्रिया है, वही वाद्य उसको अनुकरण करते हैं। सितार में वही बजाते हैं, आपके बांसुरी लीजिए, गज वाद्य लीजिए, सारंगी लीजिए, हर एक वाद्य में, हर एक इसमें वही बजाया जाता है जो कि गाया जाता है। इसलिए सारे बजाने वाले जो है, उन्हें बजाने वाले कलाकार, उनकी जो शिक्षा होती है, वो शिक्षा जो होती है वो गायन से शुरू होती है। ये पारंपरिक है, वो गायन से शुरू होती है और वही से आप बजाइए और वही परंपरा चलती है। एक बजाने में भी एक ध्रुपद परंपरा है, ख्याल आने के बाद ख्याल परंपरा है, और जिस तरह वही उसका मतलब प्रतिबिंब या समझते हो उसका परिलक्षित होती है वो वाद्य में। तो हमारा भारतीय संगीत मूल रूप में गायन है और वही चलता है। एक बात देखिए, किसी भी वाद्य का मतलब एक हाइट ऑफ एक्सलेंस अगर कहीं है कि उसकी परिसीमा, पराकाष्ठा, उसके कुशलता की और इसकी पराकाष्ठा कैसे वर्णन की जाती है। अरे उसका वाद्य तो गाता है, बिल्कुल। ये इनका वाद्य इस तरह पराकाष्ठा हो रही है कि इनका वाद्य तो गाता है, गा रहा है, बिल्कुल। तो हर जगह गाने के साथ हो गए, हम गाने के साथ चले हैं। बिल्कुल, मूल मतलब गायकी है, गायन यही मूल है। गायन हम कहें तो गायन है, और वादन भी गायन से ही वादन बना है। और जो आपने बात बड़ी कही कि जो राग गाए जाते हैं वही बजाए जाते हैं, ये एक विशिष्टता हमारे। इसी तरह के विलंबित यहाँ ख्याल देखिए, विलंबित मध्य ख्याल वगैरह, वही विलंबित गते हैं, मध्य लय के गते हैं। और गतों का भी आप कंस्ट्रक्शन देखिए किस तरह गते बनती है, और गायन के ख्याल और इनकी बंदिशें देखिए कितनी सिमिलैरिटी है। किसी तरह से ताल भी वही है, उसमें गान तरीके भी वही है। और ये भी कहते हैं कि जो गायक हो, जो कलाकार, बजाने वाले कलाकार होते हैं, जब बजाते हैं तो मन में ही वो तो गाते ही है और वही फिर बजाते हैं। जैसा कि आमतौर पर आपने अभी खुद कहा कि गायन की शिक्षा ले ली और फिर हम प्रस्तुतियों में लग जाते हैं और अपना जीविकोपार्जन करते रहते हैं, लेकिन आपके अंदर एक चीज़ ये रही कि आपने इसको आगे बढ़ाने में एक शिक्षक की भूमिका भी रही, और वो भूमिका ऐसी रही कि कहीं आप प्राचार्य भी रहे, कहीं विश्वविद्यालय में भी आप संचालित किया। तो ये इसके पीछे आपका लॉजिक क्या रहा कि एक संगीत को ही आगे बढ़ाना, क्योंकि आप चाहते तो आसानी से प्रोग्राम्स करके भी अपना काम कर सकते थे, लेकिन आपने शिक्षण को भी किया और साथ ही किताब भी आपने लिखी, शायद कलर्स ऑफ नाइट, अगर मेरी जानकारी, वो तो सीडी है हमारी। हाँ, जो भी एक वो, उसमें भी आपने सब काम किया। तो ये क्या था शिक्षण के प्रति जुड़ना? कई विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में आपने संगीत को भी आगे बढ़ाया। ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि कला प्रस्तुति यानी परफॉर्मेंस और कला शिक्षा यानी उसकी शिक्षा, एजुकेशन ट्रेनिंग, ये दोनों है। ये दोनों चीज़ें ही एक ही सिक्के के दो पहलू है। बिना जाने हुए आप परफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे? परफॉर्म करने के लिए उसका भी एक सिलसिला होता है, उसका भी उसकी जानकारी होती है। वो बिना जाने कैसे करेंगे? बिना अभ्यास किए, बिना रियाज किए। और वो रियाज और अभ्यास एकदम से आसमान से टपकता नहीं। गुरु बताएंगे ज़रूर, लेकिन उसका सिलसिला जानने के लिए, वो क्या है, किस तरह है, वो जानने के लिए उसकी शिक्षा बाकायदा लेनी ज़रूरी होती है। तो ये शिक्षा क्या होती है, किस तरह से होनी चाहिए, शिक्षा के कितने उसमें प्रवाह शिक्षा के चल रहे हैं, वो जानकर उस तरह से करना बड़ा ज़रूरी होता है। और जिसमें मेरी रुचि भी है, मेरी रुचि है ये भी है, क्योंकि संस्थागत हमारी जो एक परंपरा रही है, गुरु शिष्य परंपरा, सबसे पुरानी परंपरा यूँ समझिए आश्रम परंपरा। आश्रम परंपरा, ऋषियों मुनियों के आश्रम होते थे, वहाँ पर जाते थे, बाकायदा 10 साल 12 साल वहाँ शिक्षा लेकर फिर वो जो विद्यार्थी है वो सक्षम हो जाता था कि सारे इसके लिए, अपने जीवन यापन के लिए ये होता था। तो आश्रम पद्धति ही परिवर्तित होगी गुरु शिष्य परंपरा में जो चली आ रही है संगीत में। अब इसमें और बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है और जो आप लोगों का एक दौर रहा है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे ताकि संगीत आगे बढ़े? क्योंकि रुचि, यही मैं कहने जा रहा हूँ, गुरु शिष्य परंपरा ये। अब गुरु शिष्य परंपरा का उद्देश्य, और वो उद्देश्य एकमात्र उद्देश्य है कि परफॉर्मेंस, प्रस्तुति करना और इसीलिए शिष्य को तैयार करना, ये गुरु शिष्य परंपरा का उद्देश्य है। लेकिन जैसे शिक्षा के अलग अलग आयाम खुलने लगे तो वो शिक्षा कहाँ से आएगी? इसलिए संस्थागत शिक्षा का शुरुआत हुई 20वीं शती के शुरुआत के वर्ष में, 1901 में
लाहौर में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने गंधर्व महाविद्यालय संस्था की स्थापना की और संस्था के माध्यम से अधिकाधिक विद्यार्थियों को जो सीखना चाहिए आइए हम सिखाते हैं। तो क्रमबद्ध क्रम का शिक्षा क्रम का निर्धारण करना और विद्यार्थियों से सामान्य से मतलब विशेष की तरफ, फ्रॉम जनरल एजुकेशन टू स्पेसिफिक, इस तरह का जो क्रम रहता है शिक्षा फिर उच्च शिक्षा, इस क्रम से संस्थाएं शुरू की। उन्होंने अपने सारे शिष्यों को अलग अलग संस्था बनाकर उसमें से संगीत सिखाने के लिए प्रेरित किया। कितना विस्तार बढ़ गया और उसमें फिर एकेडमिक्स भी साथ में आ गए। आज की तारीख में देखें तो संगीत का विस्तार इतना बढ़ा हुआ है, संगीत से रिलेटेड दूसरे सब्जेक्ट इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं, संगीत एक ऑक्यूपेशनल यानी उसमें व्यावसायिक भी अनेक अनेक दालन खुल गए हैं। सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं लेकिन अलग अलग जैसे साउंड रिकॉर्डिंग है, संगीत का ज्ञान होना ज़रूरी है, किस तरह की ये बैलेंसिंग करेंगे, इस तरह के संगीत के साथ अन्य विषय है, कॉम्पोजिशन है, डायरेक्शन है, रचना का है संगीत की, और निर्देशन है, वो जो फिल्मों वगैरह उसके साथ चले, उसके लिए संगीत का ज्ञान, सही ज्ञान होना ज़रूरी है, बगैर इसके नहीं होता। आजकल ये भी चला है म्यूज़िक थेरेपी, इस तरह के विषय चल रहे हैं कि इसमें इस तरह के शोध हो रहे हैं हर विषय में, संगीत का किस तरह से उपयोग किया जा सकता है और किस तरह से संगीत की हमारी जो धरोहर है उसके जो ये है, संगीत और अध्यात्म एक विशेष एक बात है, स्पिरिचुअलिटी किस तरह जागृत होती है संगीत के अंदर से, अच्छा जरिया बन सकता है संगीत। हम कहते हैं शुरू से कहते हैं कि संगीत है ईश्वर तक पहुंचने का एक सीधा सा और सरल मार्ग है संगीत है, ये कहते हैं। लेकिन ये वास्तव में ये सिद्ध कैसा होता है, उसकी अनुभूति हमें कैसे होती है, ये संगीत की जानकारी लेने के बाद और सही जानकारी लेने के बाद ही हम उसको प्रतीत कर सकते हैं कि ये किस तरह से है। तो ये कई तरह से संगीत के ये खुल गए हैं, रास्ते खुल गए हैं और कई तरह से मेरे जैसे वो कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़, मतलब करियर अपॉर्चुनिटीज़, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हर तरह से खुल गई है। तो जिसके लिए संस्थाओं का और अन्य सभी तरह की शिक्षा का प्रावधान होना बहुत ज़रूरी है आज के और आने वाले युग में लेकर, और इससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें आएंगे, विचार होगा, कला आगे बढ़ेगी। ये एक धारा है, ये धारा को आगे चलने वाले सभी लोग होने चाहिए। पंडित जी, मध्य प्रदेश की ये धारा तानसेन की धारा भी कही जाती है, और ये ये भी जो मेरी जानकारी है कि आपके पिताश्री को भी मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान से नवाजा था और आपको भी। तो ये एक अनूठा कॉम्बिनेशन है अब तक के जितने भी पुरस्कार हुए हैं कि पिता पुत्र दोनों। तो मध्य प्रदेश आकर कैसा लगा, इंदौर कैसा लगा, और ये जो सम्मान आपको मिला है तानसेन सम्मान, इसको किस रूप में देखते हैं? मैं फिर से मैं कहूँगा बड़ा भाग्यशाली हूँ और मध्य प्रदेश की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश की एक जो संस्कृति उन्होंने का मतलब ये जो क्या कहते हैं कि आगे बढ़ाने के लिए इनको संजोया है इस संस्कृति, उसके लिए सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे तारीफ़ के काबिल है। और मेरा यह स्पष्ट मत है कि आज तारीख में भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में सरकारी तौर पर संस्कृति, कला, संगीत इनको आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए, संरक्षण के लिए सरकारी तौर पर काम करने वाला मध्य प्रदेश ये शीर्षस्थ राज्य है। अन्य राज्य नहीं करते ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये शीर्षस्थ है। संगीत की विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश इसमें अब जो छत्तीसगढ़ में गई है, वो छत्तीसगढ़ में जाने के बाद तुरंत बाद मध्य प्रदेश ने कहा कि भाई हमारे यहाँ होना ही चाहिए। ग्वालियर में विश्वविद्यालय बना है, अन्य कलाओं का भी विश्वविद्यालय बना है, संस्कृत का भी विश्वविद्यालय बना है। इतने ये सारी विजन जो है कला के प्रति हमारी जो एक संबद्धता है, ये मध्य प्रदेश ने दिखाई है, मार्ग दिखाई है। इसने पुरस्कार वगैरह इस तरह से, कालिदास पुरस्कार है, तानसेन पुरस्कार है, ये सारे पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किए हैं और जिनको पाना किसी भी कलाकार का एक उद्देश्य होता है कि हम ऐसे स्तर पर और ऐसे पहुँचे कि वो कला का वो पुरस्कार हमें प्राप्त हो जाए। तो ये कितनी बड़ी बात है। मेरे पिताजी को मिला था, मुझे भी मिला था, कितनी धन्यता मुझे हुई कि मेरे पिताजी को जो मिला था वो मुझे भी मिला है। ये कितनी धन्यता है। तो इसका एहसास ये इस तरह की करते हैं। और जितने सरकारी म्यूज़िक कॉलेजेस और ये वो काफ़ी शहरों में हैं। माधव संगीत महाविद्यालय वो सरकारी था, उन्होंने मध्य प्रदेश ने सरकार ने उनकी ये ली है उसकी जिम्मेवारी, वो है। इंदौर में संगीत महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में हर एक इसमें संगीत के विभाग व संगीत के प्रचार प्रसार में सरकारी तौर पर बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। और जिसके लिए मैं कहता हूँ कि पथ प्रदर्शक
और ऐसे शीर्ष है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के साथ मेरे पिताजी के बहुत चहेते सारंगी संगीतकार जो थे, जिनका नाम अल्लादिया खां था, वो इंदौर में और इंदौर के दरबार में वो कलाकार नियुक्त थे, और वो उस्ताद आमिर खां के मामा भी थे और सारंगी बजाते थे। इतनी ऐसी सारंगी, मेरे पिताजी उनकी सारंगी पर फिदा थे। जो मेरे पिताजी के रिकॉर्डिंग में जहाँ जो सारंगी बजी है वो सब उनकी बजाई हुई है सारंगी। हमारे घर में आते थे, रुकते थे अल्लाह दिया का, और यहाँ पर इतने मजाकी और ये थे, दरबार की बातें बताते थे जी। तो दरबार की तो तुकोजी राव होलकर जी, तो उनके दरबार की बातें बताते थे, किस्से बताते वगैरह। तो इतना हम सब, हमारे घर के लोगों ने उनका नाम, अच्छा वो बोलते समय तुकोजी राव ने तकुजी राव कहते थे, तकुजी राव बोलते समय, तो हम सब घर के परिवार वाले ने उन्हीं का नाम लिया तकुजी राव। वो आ गए तो तकुजी राव, सारंगी पे संगत को ने तकुजी राव कर रहे। बहुत तो कुछ आपसे इंदौर से एक विषय था वो पार। बिल्कुल पंडित जी, समय का भी हमारे पास एक अभाव है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है आपसे चर्चा करने में, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसा आपसे चर्चा में मालूम पड़ा कि संगीत कैसे आगे बढ़े गुरु शिष्य परंपरा से इतर हटकर, तो इसकी शुरुआत 1901 में पलुस्कर जी ने संस्थागत एक उन्होंने शुरुआत की थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैसा आपको लगता है, क्या आप मध्य प्रदेश सरकार को कोई सुझाव देना चाहेंगे कि जिस तरह से 1901 में एक नई शुरुआत एक संस्था के माध्यम से हुई थी, आज फिर युवाओं को उससे जोड़ने के लिए, ताकि वो संगीत क्या है उसके बारे में जाने, हर कोई पंडित ना बने, उस्ताद ना बने, लेकिन वो संगीत की बारीकियों को समझे, तो क्या कुछ सुझाव, क्योंकि आपका भी कई विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में रहा है दखल, और शिक्षा को उसको आगे बढ़ाने में आपका भी रुचि रही, जैसे आपने कहा कि मेरी व्यक्तिगत रुचि रही कि मैं इसको शिक्षित करूं, आगे बढ़ाऊं। तो जिस तरह के प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार संस्कृति को, कला को लेकर कर रही है, क्या ऐसा कुछ सुझाव आपके माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार को देना चाहें कि वो जो शुरुआत एक 1901 में कहीं पलुस्कर जी ने की थी, आज फिर से हमको उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की आवश्यकता है, या मध्य प्रदेश में ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार करें ताकि और प्रतिभा निकल कर सामने आए? बिल्कुल ऐसा है कि समय बदलता रहता है। जब संस्था की शुरुआत हो गई 1901, वो समय और आज का समय बहुत अंतर है, उसमें समाज स्थिति बदलती है। तो ये सारी बदलती स्थितियों में हमारा जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसको कायम रखते हुए प्रयास होने चाहिए। इसमें कहते हैं ना कि इसमें डाइल्यूशन या इस दूसरे तरफ चला जाना, ये चला जाना, उसमें किसी अन्य प्रकार के कोई भी स्वार्थ या इस तरह के काम, उनको अनदेखा करके हमारा जो विज़न है वो संगीत के प्रसार प्रचार, और उसमें सबसे ज़्यादा आज की ज़रूरत है। आज बहुत सारे लोग संगीत में आ रहे हैं, आपकी मीडिया है, रियलिटी शोज़ है, इसमें यंग स्टूडेंट जो है वो बहुत ही मात्रा में आगे आने की इच्छुक है, और इनमें बहुत बड़ी मात्रा में प्रतिभा भी है। आज के यंग स्टूडेंट्स में बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, लेकिन साधना के लिए जो एक, नहीं गुरु है तो आवश्यक ही है, लेकिन साधना के लिए जो एक पेशेंस चाहिए, वो धैर्य चाहिए, वो करते रहने का, उसकी कमी दिखाई देती है। तो उसको ही करने का था, उसके लिए संस्थाओं के और वरिष्ठ लोगों, ये सारे जो विजन है उसको आगे चलाने का कार्य सरकारी स्तर पर भी होना चाहिए। ये नहीं कि इतने सारे ये है, मतलब मैं थोड़े में कहूँगा क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। प्रसार प्रचार तो बहुत हो रहा है, लेकिन इसमें क्वालिटी, इसको देखकर उसको आगे बढ़ाना, ये कार्य है। नियम अपनी जगह है, सारा कुछ अपनी जगह है, लेकिन उन नियमों को इस तरह मोड़ कर जहाँ पर हमारी ये जो गुणवत्ता है, गुण है, वो बनाए रखें, और आगे चलने के लिए जो मार्गदर्शन चाहिए उसको लेकर उसी से काम करना, ये आज की समय की ज़रूरत है। वरना क्या होगा कि बहुत विस्तार हो जाएगा, बहुत ये हो जाएगा, एक तरह का सस्तापन आ जाएगा इसमें। वो सस्तापन नहीं चाहिए। जैसे कि ये क्लासिकल आर्ट है, पॉपुलर आर्ट और क्लासिकल आर्ट में इसमें बहुत अंतर है। पॉपुलर आर्ट्स के लिए वो भी संगीत है, जी जी, इसको मैं कम मानता नहीं हूँ, लेकिन उसका उद्देश्य और उसके साधन, वो स्ट्रक्चर वो अलग किस्म का है। इसकी एक शास्त्रीयता, इसका क्लासिकल फॉर्म भी एक अलग। लेकिन एक क्लासिकल आर्ट है जिसके लिए कुछ अभ्यास की ज़रूरत है, जिसके लिए कुछ इंसाइट की ज़रूरत है। आपके पास प्रतिभा है, लेकिन उसको संवारने के लिए, साधना करने के लिए परिश्रम की ज़रूरत है। किस तरह से वो परिश्रम करें, अभ्यास किस तरह से करें, रियाज किस तरह से करें, और उस तरह से आगे बढ़ने के बाद ये बात फिर आगे आ जाती है। जैसे हम थोड़े में कहते हैं कि आज का फास्ट फूड का ज़माना है। फास्ट फूड अभी क्विक इंस्टेंट चाहिए, सब फास्ट फूड फटाफट चाहिए।
संगीत और शास्त्रीय संगीत ये फास्ट फूड कला नहीं है, ये इस तरह की फास्ट कला नहीं है, वो साधना मांगती है। इसको अच्छी तरह से पकाना पड़ता है और वो पकाने के बाद जो आनंद मिलता है वो बस चलता रहता है, वो ध्यान रहता है। ये फास्ट फूड मतलब जितना जल्दी से आगे बढ़ो उतना जल्दी ख़त्म भी होता है तो ये बात ये नहीं है। तो इस तरह से ध्यान रखते हुए और वो विज़न रखते हुए अगर प्रयास हो जाए और सरकारी तौर पर वहाँ साधन सब सुविधा सब है उनकी, तो हो जाए तो क्या कुछ नहीं होगा, बहुत होगा, बहुत कुछ होगा, अच्छा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया और डिजाना से आपने चर्चा की। तो पंडित विद्याधर व्यास जी ने हमें बताया है कि मध्य प्रदेश सरकार जो काम कर रही है संगीत कला को आगे बढ़ाने के लिए वो बहुत ही श्रेष्ठतम है और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि अगर देश के अन्य राज्यों की तुलना करें तो मध्य प्रदेश उनमें अग्रणी है संस्कृति को पोषित करने में। साथ ही उन्होंने युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत ही बड़ा संदेश दिया है कि शास्त्रीय संगीत चूँकि क्लासिकल फॉर्म है, ये फास्ट फूड नहीं है, इसे जल्दी नहीं सीखा जा सकता, ये पॉपुलर म्यूज़िक नहीं है, इसलिए धैर्य और धैर्य के साथ साधना के साथ यदि आज के युवा कलाकार आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है, क्योंकि प्रतिभा की कमी उनमें बिल्कुल भी नहीं है। कैमरा पर्सन नारायण जोशी के साथ आशीष जोशी, डिजाना न्यूज़, इंदौर।